और जो चौथा आपका जो रूल है रोमन अंक प्रणाली का वो ये है कि जैसे मान लो ये लिखा हुआ है v और इसके ऊपर अगर एक ऐसी लाइन होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 5 होता है, यानी कि इस v का मतलब होता है 5 और जो ये होता है इसका सीधे जो आपका मल्टीप्लाई है वो 1000 से हो जाता है। यानी कि अगर आपको 5000 लिखना है तो 5000 लिखने के लिए आप एक सिंगल v बनाइए और उसके ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इससे उसका मतलब क्या हो जाएगा, v इक्वल टू v और ऊपर जो डैश हो जाता है या लाइन हो जाती है उसका मतलब हो जाता है 5000। ठीक है, ये थे कुछ रोमन अंक प्रणाली के बेसिक जो जिन तरीकों से आप रोमन अंक प्रणाली को पढ़ सकते हैं और गलतियां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आती है पूर्ववर्ती संख्याएं। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्याएं बा उत्तरवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं और उत्तरवर्ती संख्याएं। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या होती है यानी कि एक घटाने पर और इसमें होता है एक जोड़ने पर। मतलब जो पूर्ववर्ती संख्या होती है उसका मतलब होता है कि उसमें यदि आप एक जोड़ देते हैं, सॉरी एक घटा देते हैं तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी आपकी पूर्ववर्ती संख्या। मतलब कि जैसे कोई भी संख्या थी उसके पूर्व संख्या क्या थी। जैसे मान लो मैं पूछता हूं कि जो 50 है इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 50 माइनस 1 मतलब 50 माइनस 1 इक्वल टू 49। यानी कि जो 49 है वो इसकी क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि उत्तरवर्ती संख्या कौन सी है 50 की, तो 50 प्लस 1 इक्वल टू 51। 51 क्या है, 50 की उत्तरवर्ती संख्या है। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों में कभी कभी ये पूछा जाता है कि जैसे एक कोई संख्या दे दी जाती है फिर क्या कहा जाता है इसकी पूर्ववर्ती व उत्तरवर्ती संख्याओं का योग निकालिए। तो सोचने वाली बात है, यहां पर हम एक घटा रहे हैं और यहां पर एक जोड़ रहे हैं, यानी कि यदि घटा रहे हैं और एक ही जोड़ रहे हैं तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लो 50 की पूछी है तो 50 को कर दो आप 100, लेकिन समझाने के लिए था कि एक जब घटाते हैं तब क्या होता है आपका पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है और यदि जब जोड़ देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो संख्या होती है उत्तरवर्ती संख्या। इसके बाद जो बात करते हैं वो हम बात करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। स्थानीय मान व जातीय मान। स्थानीय मान व जातीय मान निकालने के लिए हमको एक संख्या दी जाती है, जैसे मान लीजिए 98706। हमसे बोला जाता है कि आप 7 का ही स्थानीय मान निकालिए और इस ही 7 का आप जातीय मान निकालिए। ठीक है, तो स्थानीय मान नो डाउट इकाई दहाई, यानी कि आपका 100 से, यानी कि इधर अगर आपकी संख्या है और उसके बाद में कितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याएं जो होती हैं एक लिखकर उतनी संख्याएं उतने जीरो लगा दिए जाते हैं, यानी कि इसका जो स्थानीय मान है वो क्या होगा 700 होगा। इसका स्थानीय मान 700 होगा और जातीय मान वो स्वयं होता है, मतलब 7 का जातीय मान 7 होगा। मतलब कि जो स्थानीय मान होता है उस संख्या के बाद कितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं का उससे गुणा कर देते हैं तो स्थानीय मान निकल कर आता है और उसी ही संख्या को सिर्फ एक से जब गुणा कर देते हैं तो जातीय मान निकल कर आता है। अब मान लो इन ही स्थानीय मान और जातीय मान का अगर उत्तर पूछा जाता कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो 700 माइनस 7 यानी कि 693, यानी कि 693 क्या है इनके इस संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। अब मान लो इसकी जगह पर ही यहां पर ये भी 7 ही होता, ठीक है, ये भी 7 होता, तो जो दूसरा प्रश्न बनता है कि दोनों 7 का आप क्या निकालिए स्थानीय मान निकालिए और उसके बाद फिर दोनों या तो जोड़िए
या आप उसको घटाइए, मतलब दो ही पूछे जाते हैं स्थानीय मान, इनको प्लस करो या फिर माइनस करो। तो इसका जो स्थानीय मान है इस तीसरी संख्या का, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 100 इक्वल टू 700, ठीक है। और इस वाले 7 का क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो आप पीछे लगा दोगे तो इसका स्थानीय मान निकल आएगा, यानी कि 70,000 माइनस 700, ठीक है। 70,000 माइनस 700 यानी कि 69,300। ये क्या हुआ, इन एक संख्या में से ही जब दो संख्याएं, एक ही संख्या में दो संख्याएं दी जाती हैं एक ही जैसी, तो उनका स्थानीय मान जब निकालने को बोला जाता है, फिर स्थानीय मान का अंतर तो ये होता है। अब मान लीजिए यही अगर आपसे पूछ लिया जाता कि आप इनको प्लस करिए, तो प्लस जब आप करते तो 70,700 क्या हो जाता, यही इन दोनों के स्थानीय मान का योगफल हो जाता। और फिर आप इसी तरीके से इनका योगफल और जातीय मान निकालने के लिए क्या होता है, जैसे मान लो अगर 8 का पूछा जाता है ना, तो यहां पर 8 का भी जातीय मान क्या होगा, 8 इक्वल टू 8 इंटू 1 इक्वल टू 8, यानी कि आप जो उस संख्या है वो स्वयं का ही एक खुद का जातीय मान होता है। अब बात करते हैं हम संख्याओं के प्रकार की, ठीक है। अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की, कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले जो हम संख्याओं का प्रकार पढ़ेंगे, वो जो प्रकार है वो है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। जो पहला प्रकार है वो है प्राकृतिक संख्याएं। जो पहला प्रकार है वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु की गणना के लिए करते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु की गणना के लिए, मतलब कि हमें मान लो कि जैसे हमारे पास 4 मार्कर हैं, ठीक है, तो हम इनको गिनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी यहां पर जो 4 है ये क्या है, ये एक आपकी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। यानी कि हम किसी भी चीज की काउंटिंग करने के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, जिन जिन संख्याओं का, वो संख्याएं क्या होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अब जैसे मान लो जीरो तो किसी को भी काउंट करने के लिए नहीं लगाओगे, तो जीरो क्या होती है आपकी एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो यानी कि आपका 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। और इनको हम डिनोट किससे करते हैं, n से करते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसीलिए इनको जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं n से, ठीक है। तो दूसरे टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है प्राकृतिक संख्याओं से, बस एक जो डिफरेंस होता है ये कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसमें हम जीरो को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि हम जीरो को कंसीडर कर लेते हैं, जिस वजह से पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी कि यहां पर क्या था, किसी भी वस्तु की गणना के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि हम गणना के लिए ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, बस हम आपको शून्य को और ऐड कर लेते हैं, शून्य से लेकर 1 2 3 9 तक, ठीक है। 9 क्या है, इसमें आप इंफिनिटी तक कह सकते हैं, कि इंफिनिटी तक। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो जैसे यहां इनको नेचुरल नंबर्स बोल रहे थे तो इनको डिनोट कर रहे थे n से, इसी तरीके से इनको हम जो डिनोट करते हैं वो w से डिनोट करते हैं, मतलब कि w यानी कि होल नंबर्स, ठीक है। तीसरे टाइप की जो संख्याएं होती हैं
तीसरे टाइप की संख्याएं होती हैं, वो संख्या होती है आपकी पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक का मतलब होता है कि यदि पूर्ण संख्याएं, अब आपकी पूर्ण संख्याएं क्या थी, 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर आपका 9 एंड इंफिनिटी तक थी, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है कि बस इसमें आप माइनस की संख्याएं मिला दो, मतलब जैसे इधर क्या हो गया, इधर आपकी प्लस की सीरीज चल रही है और इधर जो है ना आपकी ये जो आपका इधर ये आपका और ये -1 और मतलब -1 एंड 0 एंड 1, मतलब -1 0 और 1, यानी कि इसमें आपका क्या आ रहा है, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं आपकी वो भी आ जा रही हैं और जो धनात्मक संख्याएं हैं वो भी आ जा रही हैं। यानी कि जब हम ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों को एक साथ लिखते हैं तो वो क्या होते हैं आपके टोटली इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होते हैं। चौथे तरीके की जो संख्या होती है वो होती है सम संख्याएं। चौथे तरीके की संख्या होती है वो होती है सम संख्याएं। सम संख्याओं की एक ही पहचान होती है कि ये जो संख्या होती हैं ये संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जैसे मान लो 98, ये क्या है 49, यानी कि ये आपकी 2 से पूरी तरीके से क्या हो, डिविजिबल हो या 2 से पूरी तरीके से कट जाए, तो वो जो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। उसके बाद जो आपकी 5वें नंबर की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं विषम संख्याएं। अब सम संख्याओं का मतलब होता है कि जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। तो विषम संख्याओं का मतलब होगा कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित, यानी कि आपका सम संख्याओं में था कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हों, और जो विषम संख्याओं का मतलब होता है कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। तो वो आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 99 97 77, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो तो आप उनको बोलोगे विषम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याओं का मतलब, सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स, और विषम संख्याओं को बोलते हैं ऑड नंबर्स। सम संख्याओं की पहचान होती है कि वो जो संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों, और विषम संख्याओं का जो होता है मतलब कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। तो ये तो हो गई आपकी 5 तरीके की संख्याएं। भी 3 तरीके की संख्याएं और बची हैं, उनके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। अगले तरीके की जो संख्या होती है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अगले तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। परिमेय संख्याओं की एक ही पहचान होती है कि इनको हम लिखते हैं P/Q के फॉर्म में, ठीक है, रिटेन इन दिस फॉर्म, मतलब P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। और जहां पर जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मान लो हमने जैसे कोई भी संख्या लिखी 2/5, ये क्या है, ये टोटली पूरी की पूरी एक रेशनल नंबर है, जहां पर जो आपका 5 है वो 0 के समान नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर। जो 7वें टाइप की होती हैं उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स।
यानी कि जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं रेशनल नंबर्स, यानी कि उसको लिखते हैं हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में, और जहां पर जो जो p अपॉन क्यू होते हैं वो दोनों ही पूर्णांक होते हैं, और जो q होता है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जो है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स होती हैं कि जिन्हें p अपॉन क्यू के फॉर्म में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जैसे कभी कभी आप लिखते हैं √3, √27, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो नहीं लिख पा रहे ना, p अपॉन क्यू के फॉर्म में जब हम नहीं लिख पाते हैं किसी भी संख्या को, तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। 8वें टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो आपकी होती है भाज्य संख्याएं। अगले टाइप की जो होती हैं वो होती है आपकी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की सबसे जो भाज्य संख्याओं को हम कैसे पहचानें, तो यानी कि इनका एक तो क्या होता है, एक से तो ये कटती ही कटती हैं, बाकी का इसके बाद भी इनके कुछ गुणनखंड होते हैं जिनसे ये कटती हैं। जैसे मान लो अब 27 को ही आप ले लो, तो ये 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। ठीक है। 27 क्या है, एक भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी कि जिनका ये के अलावा भी और कोई गुणनखंड हो। ठीक है। अब इसके बाद जब भाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि एक के बाद उनका कोई और गुणनखंड हो। अब जब भाज्य संख्याएं हैं तो सिंपल सी बात है, जो दूसरी संख्या होंगी उनको हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 9th नंबर की जो होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि जो एक से तो कटेंगी ही और बाकी का वो स्वयं से कटेंगी, मतलब सेल्फ डिविजिबल होंगी, स्वयं से कटेंगी वो संख्याएं, जो उनको क्या हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, और ये एक अभाज्य संख्या भी है। 2 को हम अभाज्य संख्या भी कंसीडर करते हैं, और 2 एक सम संख्या भी है, यानी कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो सम संख्या 2 है। और अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि इनका एक तो ये 1 से कटेंगी और उसके बाद ये स्वयं से ही डिविजिबल हो सकती हैं, इसके अलावा और किसी भी तरीके से और किसी से भी ये डिविजिबल नहीं हो सकती हैं। ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ 3 रूल्स हैं, जैसे कि प्रथम एंड विषम संख्याओं का योग, प्रथम एंड सम संख्याओं का योग। तो इनके भी कुछ क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। तो जो पहला है प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब कुछ फॉर्मूला जो है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप बताइए। ठीक है। तो मान लो जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है n+1 इक्वल टू 2। ठीक है। मान लो आपको पूछा जाता है कि 1 से 20 तक के बीच बताओ। ठीक है। आपसे पूछा जाता है 1 से 20 तक के बीच बताओ। ठीक है। तो यहां पर n क्या है, ठीक है, n जो है आपका यहां पर 20 है। तो इस फॉर्मूला में जब आप रखोगे तो 20 +1/2। ठीक है। तो 20 इंटू 20 + 1 21/2, 420/2 = 210। मतलब कि 20 + 1 21 हो गया
और इसकी 20 से क्या कर देंगे, जब हम बीच में कोई साइन नहीं होता है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है, तो हम इसको क्या समझ लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन जब हम लगाएंगे तो 420/2, 420/2 करेंगे तो 420 को 2 से जब डिविजिबल होगा तो फिर ये हो जाएगा 210। तो यानी कि 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं उनके बीच जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जो योगफल है वो 210 है। इसी तरीके से मान लो 1 से 30 के बीच में यदि पूछा जाता है तो 1 से 30 के बीच में जब आप पूछते हैं तो वहां पर जो n होगा तो वो जो n होगा वो 30 होगा। यहां पर जैसे आपने जब पूछा था तो n जो था आपका 1 से 20 तक ही हमें पता करना था, तो जो था वो 1 से 20 में जब था n 20 था, और जब 1 से 30 में पूछेंगे तो वहां पर जो n होगा वो 1 से 30 में 30 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अंतिम संख्या मतलब जो लास्ट नंबर होता है, अंतिम संख्या ब्रैकेट अंतिम संख्या और फिर होता है आपका +1। ठीक है, यानी कि n+1, उसका जो फॉर्मूला था n ब्रैकेट n+1/2। ठीक है, इसका जो मतलब जहां पर n सम संख्याओं का योगफल पूछा जाता है तो वहां पर जो फॉर्मूला यूज होता है n ब्रैकेट n+1। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है जैसे कि मान लो 1 से 50, यानी कि 1 से 50 के बीच की जो सम संख्याएं हैं उनका आप योगफल बताइए। ठीक है, सम संख्या का योगफल आपसे पूछा जाता है। तो सम संख्याओं की सबसे पहली पहचान क्या होती है कि 1 से 50 के बीच में 50 सम संख्याएं तो होंगी नहीं। 50 सम संख्याएं जब नहीं होंगी तो जो लास्ट डिजिट होती है उसको हम 2 से क्या कर लेते हैं, भाग दे देते हैं। 50 को जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी कि 1 से 50 के बीच में आपकी 25 क्या है, सम संख्याएं हैं। तो जब 25 करेंगे तो 25 + 1। ठीक है, तो 25 × 26 = आपका जो आ जाएगा 650, और 650 को आप कर देंगे 2 से, ये आ जाएगा 325। यानी कि 1 से 50 तक की जो सम संख्याओं का योगफल पूछा गया था, तो 1 से 50 की सम संख्याओं में सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि 1 से 50 के बीच में सम संख्याएं कितनी हैं। अब जब हम ये पता कर लिए हैं कि 1 से 50 के बीच में सम संख्याएं कितनी हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम जो फॉर्मूला है n सम संख्याओं का योगफल n+1, उसको हम जब पुट कर देंगे उसके बाद हमको क्या जो प्रोडक्ट होगा वो हमको मिल जाएगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज 325। तीसरा जो एक जो लास्ट फॉर्मूला है वो भी इसी टाइप का है, वो भी फॉर्मूला हम अभी समझते हैं। तीसरा है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का मतलब होता है कि अंतिम संख्या का क्या करते हैं आप, स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि n का स्क्वायर कर देते हैं आप। ठीक है, 1 से 20 के बीच की विषम संख्या, यानी कि 1 से 20 के बीच की विषम संख्याएं, यानी कि 1 से 20 की विषम संख्याएं क्या होंगी, 1 से 20 के बीच में आधी तो क्या हो जाएंगी, 10 आपकी क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं। ठीक है, और आधी जो हो जाएंगी आपकी वो विषम संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि 1 से 20 के बीच में आधी तो आपकी सम संख्या हो जाएगी और आधी जो होगी आपकी वो विषम संख्या, यानी कि आधे आधे पे यहां पर क्या होगा, तो आधी जो हो जाएंगी 10। यहां पूछा गया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो 10 का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। तो यानी कि जो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल है 1 से 20 के बीच की जो विषम संख्याओं का वो है 100। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पर 30 लिख लेते हैं तो
30 का जो आधा होता है, तो यानी कि 15 जो नंबर्स होंगे वो सम संख्याएं होंगी, और जो 15 संख्याएं और होंगी वो विषम संख्याएं होंगी। तो 15 जब विषम संख्या होंगी तो यहाँ पर 10 की जगह जब आप 15 लिखेंगे तो 15 का जो स्क्वायर रूट आएगा 225 आएगा। यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए आपको n स्क्वायर, यानी कि अब जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो 3 फॉर्मूले आपके सामने आए, उन तीनों फार्मूला को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन फार्मूला से सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रथम n, दूसरा है सम, और तीसरा है प्राकृतिक। ठीक है, यहां पर क्या था, n का आप स्क्वायर कर रहे थे, और यहां पर क्या था n+1 एंड n। ठीक है, और यहां पर आप कर रहे थे n+1/2, यानी जो अगर आपकी n सम संख्याएं पूछ जाए, n प्राकृतिक संख्याएं पूछ जाए, अगर आपकी n सम संख्याएं पूछ जाती हैं तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे कि n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट बंद, n प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात होती है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट बंद बाय 2। और अगर n विषम संख्याओं का योगफल पूछा जाता है तो जो टोटल नंबर्स होते हैं, तो जो n होती है उसको हम कर देंगे स्क्वायर। ये थे आपके 3 फार्मूला जिन पे बेस्ड क्वेश्चन संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से आते ही आते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं वह मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं, और भी जिस तरीके से आप मुझसे पूछना चाहें कॉल करके भी पूछ सकते हैं जो चीज, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उन क्वेरीज को भी आपके दूर करूंगा, और आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए जिससे कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो आए और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। और जो अब की जो क्लास होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे जो कि नंबर सिस्टम पर होंगे, और वो न्यूमेरिकल मैं कल की जो क्लास होगी वो न्यूमेरिकल्स की ही क्लास होगी। तो आज जो था नंबर सिस्टम का मेन जो चीजें होती हैं, क्या टर्म्स होते हैं, क्या उसमें चीजें प्रयोग होती हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दी। नंबर सिस्टम में इससे ज्यादा चीजों का और कोई जिक्र नहीं होता है, और कुछ होगा भी तो वो जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो हम उस बीच आपको बता देंगे। थैंक यू।